उपेंद्र कुमार बीपीएससी विद्यापीठ में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग पुनः एक बार बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षोपयोगी एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक जो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेट करता है उसके बारे में चर्चा करेंगे, जहां हमारा कॉन्सेप्ट मोर एंड मोर क्लियर होगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं, पिछले वीडियो में हमने भारत और अमेरिका की न्याय प्रणाली में तुलनात्मक अंतर को बताया था और हमने देखा था कि निश्चित रूप से भारतीय न्याय प्रणाली अमेरिका से प्रभावित है, परंतु दोनों में मौलिक अंतर है। अर्थात अमेरिकी न्याय प्रणाली की नकल भारतीय न्याय प्रणाली नहीं है। ठीक यही चीज आप भारत और ब्रिटेन के संसदीय प्रणाली में पार्लियामेंट्री सिस्टम में देखेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जब भी हमारे सामने यह प्रश्न आता है कि भारत की संसदीय प्रणाली कहाँ से प्रभावित है या कहाँ से ली गई है, तो हम लोग उत्तर लगाते हैं ब्रिटेन। निश्चित रूप से यह सही है, परंतु यह भी सही है कि ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली को हमने अपनाया जरूर है, लेकिन यह ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली की नकल नहीं है। और फिर एक बार याद करें, जैसा कि जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में कहा था कि हमने अन्य देशों से स्रोत लिया है, उस प्रणाली को हूबहू नहीं लागू किया है, बल्कि भारतीय परिवेश के अनुकूल ढाल के अन्य राष्ट्रों की व्यवस्थाओं को संविधान में समायोजित किया है। इसका एक ज्वलंत उदाहरण यहाँ भी दिखाई देगा जब हम भारत तथा ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली पार्लियामेंट्री सिस्टम में डिफरेंस को देखेंगे। और देखिए कि जैसे हम सभी जानते हैं कि भारत की जो संसद है और ब्रिटेन की जो संसद है, रचनात्मक दृष्टिकोण से ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर दोनों में साम्यता दिखाई देती है। हम सभी जानते हैं कि भारत के संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक इसी तरह से ब्रिटेन के संसद के भी 3 अंग होते हैं, 3 ऑर्गेन्स होते हैं, किंग राजा, हाउस ऑफ कॉमन्स आम सभा और हाउस ऑफ लॉर्ड्स राजा की सभा। तो जो हमारे भारत के संसद का प्रथम अंग राष्ट्रपति है, उसी तरह यहाँ का प्रथम अंग राजा है। जो हमारे भारत के संसद में लोकसभा है, वही ब्रिटेन के संसद में हाउस ऑफ कॉमन्स या आम सभा है। और जो हमारे भारत के संसद में राज्यसभा है, यह ब्रिटेन के संसद में हाउस ऑफ लॉर्ड्स यानी राजा की सभा है। तो रचनात्मक दृष्टिकोण से समानता जरूर दिखाई देती है, परंतु भारत की संसदीय प्रणाली और ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली में कई बिंदुओं पर मौलिक अंतर है, जिनको हम लोग सहजता से देख सकते हैं। और जब इस प्रकार का प्रश्न हमारे सामने आता है, इतने मटेरियल हमारे लिए सफिशिएंट होते हैं आंसर लिखने के लिए। मेंस वगैरह में आते हैं ये प्रश्न, ऑब्जेक्टिव में तो आते ही हैं, मेंस में भी आते हैं। तो देखिए, सबसे पहला और मौलिक अंतर यह है कि भारतीय संसद का प्रथम अंग या शासन का मुखिया निर्वाचित होता है। हम सभी जानते हैं कि भारत के संसद का प्रथम अंग या देश के शासन का मुखिया राष्ट्रपति है और यह इलेक्टेड होता है, निर्वाचित होता है। इसीलिए भारत में गणतंत्र है, रिपब्लिकन सिस्टम इंडिया में है। लेकिन जब ब्रिटेन की ओर नजर घुमाएं और देखें तो पता चलता है कि ब्रिटिश संसद का जो प्रथम अंग या शासन का जो मुखिया है राजा, यह वंशानुगत होता है, यह हेरिडिटरी होता है, यह हायरार्कियल होता है, वंशानुगत होता है यह। तो एक मौलिक अंतर यह है कि जहाँ भारतीय संसदीय प्रणाली का जो शासन का भारतीय संसद प्रणाली में जो शासन का प्रधान है वह निर्वाचित है, परंतु ब्रिटिश संसदीय प्रणाली के राष्ट्र का जो प्रधान है वह निर्वाचित न होकर के वंशानुगत है। इसीलिए ब्रिटेन में गणतंत्र नहीं है और भारत में गणतंत्र है। दूसरा अंतर देखें कि भारतीय संसद संप्रभु सोवरेन नहीं है
अर्थात भारतीय संसद द्वारा बनाए गए कानून की समीक्षा न्यायपालिका करता है। और यदि न्यायपालिका को पता चलता है कि भारतीय संसद द्वारा बनाया गया कोई कानून संविधान के विरोधी है या अव्यावहारिक है, तो इस प्रकार के कानून को न्यायपालिका सहजता से निरस्त कर देता है। जिसका उदाहरण हाल ही में मिला, जब कॉलेजियम सिस्टम को समाप्त करके हमारे भारत में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाने की व्यवस्था संसद द्वारा की गई और इस पर अधिनियम भी बना दिया गया, तो न्यायपालिका ने इसे निरस्त कर दिया। अर्थात संसद संप्रभु नहीं है, यह अन्य चीजों के संवैधानिक प्रावधानों के या न्यायपालिका के समीक्षा के अधीन है। लेकिन जब ब्रिटेन में देखें तो पता चलता है कि ब्रिटिश संसद संप्रभु है, इसके द्वारा बनाए गए कानून को निरस्त करने का अधिकार किसी को नहीं है। तो यह दूसरा और बहुत ही प्रमुख अंतर है। तीसरा अंतर आप देखें कि भारत का प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। ध्यान रखें, भारत का संविधान लिखता है कि मंत्री किसी भी सदन के बनाए जा सकते हैं, तो मंत्री में प्रधानमंत्री भी शामिल है। तो भारत का जो प्रधानमंत्री होगा वह किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, आइदर लोकसभा का या राज्यसभा का। जैसे वर्तमान में जो भारत के प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी, तो ये लोकसभा के सदस्य हैं। इससे पहले जो हमारे प्रधानमंत्री थे माननीय मनमोहन सिंह, वो राज्यसभा के सदस्य थे। तो भारतीय संसदीय प्रणाली में मंत्री किसी भी सदन के बनाए जा सकते हैं, अर्थात प्रधानमंत्री किसी भी सदन के बनाए जा सकते हैं, चाहे वो लोकसभा के हों चाहे राज्यसभा के हों। लेकिन जब ब्रिटिश संसदीय प्रणाली पर हम लोग ध्यान देते हैं तो पता चलता है कि यहाँ व्यवस्था है कि ब्रिटेन के संसद का ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री होगा यह संसद के निम्न सदन अर्थात हाउस ऑफ कॉमन्स का ही मेंबर होगा। तो जहां भारत का प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, वहीं ब्रिटेन का प्रधानमंत्री केवल निम्न सदन का सदस्य हो सकता है। अगला अंतर हम लोग देखते हैं कि भारत में किसी गैर संसद सदस्य को 6 माह के लिए मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि भारत में यह व्यवस्था है कि राष्ट्रपति किसी वैसे व्यक्ति को भी मंत्री के रूप में, चाहे वह प्रधानमंत्री के रूप में ही क्यों न हो, तो भारत का राष्ट्रपति किसी वैसे व्यक्ति को भी प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त कर सकता है जो तत्काल संसद के दोनों सदनों अर्थात लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से किसी का सदस्य नहीं है, तो उसे प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त कर सकता है। परंतु शर्त है कि 6 माह के भीतर, शपथ ग्रहण की तिथि से 6 माह के भीतर उसे संसद के किसी भी एक सदन की सदस्यता अनिवार्य रूप से हासिल करनी होगी। लेकिन इस आधार पर इतना तो हम लोग कह ही सकते हैं कि भारत में कोई भी व्यक्ति अगर किसी सदन का सदस्य तत्काल नहीं है तो भी उसे अधिकतम 6 माह के लिए प्रधानमंत्री के ऊपर नियुक्त किया जा सकता है। लेकिन ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली में ऐसी व्यवस्था लगभग नहीं है और यहाँ सामान्यतया संसद सदस्यों को ही, जो वर्तमान में संसद के सदस्य हैं, उन्हीं को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए जाने की व्यवस्था है। तो ये भी एक भारतीय और ब्रिटिश संसदीय प्रणाली में बड़ा अंतर है। इसके बाद एक अंतर हम लोग देखते हैं जो बड़ी यूनिक है और ब्रिटिश मंत्रिमंडल की ये बड़ी यूनिक व्यवस्था है, अन्य जगह पे सामान्य यह व्यवस्था नहीं दिखाई देती है। और ब्रिटेन के संसदीय प्रणाली में छाया मंत्रिमंडल, शैडो कैबिनेट की व्यवस्था है। तो छाया कैबिनेट या शैडो कैबिनेट ब्रिटेन के संसदीय प्रणाली की एक यूनिक व्यवस्था है। और इसमें क्या होता है कि सरकार के जो मंत्री होते हैं ठीक उसी प्रकार के मंत्री विपक्षी दल द्वारा ही भी बनाया जाता है। जैसे मान लिया जाए सरकार के गृह मंत्री हैं तो ब्रिटेन विपक्ष का भी एक गृह मंत्री होगा, सरकार का वित्त मंत्री है तो विपक्ष का भी एक वित्त मंत्री होगा और वह सरकार के मंत्री के पीछे उसी तरह से लगा रहेगा जिस तरह से छाया, शैडो, जैसे हम लोग कहीं पीछे से जाते हैं हमारे पीछे शैडो जाता है कि नहीं जाता है,
तो इसलिए इसका नाम दिया गया है शैडो मिनिस्ट्री या शैडो कैबिनेट या छाया मंत्रिमंडल। अर्थात सरकार के मंत्री के पीछे विपक्षी दल द्वारा बनाए गए मंत्री लगे रहते हैं और उनके कार्यों की बराबर समीक्षा करते हैं। तो सरकारी पक्ष के मंत्री को भय बना रहता है कि हमारे द्वारा अगर कोई गलत नीति को अपनाया गया तो तुरंत इसका विरोध शुरू हो जाएगा। तो यह एक बड़ी अच्छी व्यवस्था है। हालांकि भारत में भी और कुछ समय पहले, जहाँ तक मेरी जानकारी है, कि भारत में छाया मंत्रिमंडल की व्यवस्था तो नहीं है, ब्रिटेन में छाया मंत्रिमंडल की व्यवस्था है, भारत में नहीं है। लेकिन कुछ समय पहले अपने बिहार में यह चर्चा का विषय बना हुआ था कि यहाँ भी छाया मंत्रिमंडल की व्यवस्था किया जाए। तो ब्रिटेन के मंत्रिमंडल में छाया मंत्रिमंडल की व्यवस्था देखी जाती है, शैडो कैबिनेट की, लेकिन भारत के मंत्रिमंडल में या भारत के संसदीय प्रणाली में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है। तो भारत के संसदीय प्रणाली में छाया मंत्रिमंडल, शैडो कैबिनेट की व्यवस्था नहीं है और ब्रिटेन के संसदीय प्रणाली में छाया मंत्रिमंडल की व्यवस्था है। और छाया मंत्रिमंडल की जो व्यवस्था की गई है यह दूरगामी दृष्टिकोण है, क्योंकि जब आज जो विपक्षी सदस्य हैं, कल जब सत्ता पक्ष में आते हैं तो विपक्षी सदस्य के रूप में जब वो किसी मंत्री के रूप में काम करते हैं तो उनको अनुभव हो जाता है और आगे चल के जब वो सत्ता पक्ष में जाते हैं तो उस अनुभव का लाभ उठाते हैं। इसलिए भारत और ब्रिटेन के संसदीय प्रणाली में एक बड़ा अंतर छाया मंत्रिमंडल की व्यवस्था के रूप में देखा जाता है। अर्थात ब्रिटेन के संसदीय प्रणाली में छाया मंत्रिमंडल है और भारत के संसदीय प्रणाली में छाया मंत्रिमंडल नहीं है। इसके बाद एक बड़ा अंतर हम लोग देख सकते हैं कि भारत के संसद के उच्च सदन अर्थात राज्यसभा में दो प्रकार के सदस्य होते हैं, निर्वाचित और मनोनीत। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत वर्तमान में राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 हो सकती है और इसका इक्वेशन है 238 + 12। और हम जानते हैं, हम लोगों ने अपने वीडियो में पढ़ा भी है संसद की रचना में, लोकसभा राज्यसभा में, कि 238 सदस्य इलेक्टेड होते हैं और यह विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से चुन के आते हैं और 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है जो ज्ञान, विज्ञान और कला के क्षेत्र के प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं। तो भारत के संसद के उच्च सदन अर्थात राज्यसभा में दो प्रकार के सदस्य होते हैं, निर्वाचित और मनोनीत। लेकिन जब ब्रिटेन के संसद के उच्च सदन की बात करें, जिसको हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहते हैं, में 3 प्रकार के सदस्य होते हैं, निर्वाचित, मनोनीत और वंशानुगत। वंशानुगत इन द सेंस कि कुछ सदस्यों को वंशानुगत अधिकार मिला हुआ है और ये वंशानुगत रूप से राज्यसभा के सदस्य नियुक्त किए जाते हैं और इन्हें ये मुख्य रूप से चर्च के क्षेत्र से, जो ईसाइयों का प्रमुख धार्मिक संगठन होता है चर्च, तो मुख्य रूप से इसमें चर्च के सदस्य आते हैं, इसीलिए इनको लॉर्ड्स स्पिरिचुअल कहा जाता है। तो हम देखते हैं कि भारत के संसद के उच्च सदन अर्थात राज्यसभा में जहां 2 प्रकार के सदस्य होते हैं, निर्वाचित और मनोनीत, वहीं ब्रिटेन के संसद के उच्च सदन अर्थात हाउस ऑफ लॉर्ड्स में 3 प्रकार के सदस्य होते हैं, निर्वाचित, मनोनीत तथा वंशानुगत, जिन्हें लॉर्ड स्पिरिचुअल कहा जाता है। तो इस तरह हमने देखा कि निश्चित रूप से भारत की संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से प्रभावित है, परंतु भारत तथा ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली में कई बिंदुओं पर अंतर दिखाई देते हैं। अतः यह कह पाना कि भारतीय संविधान उधार लिया गया है या भारतीय संविधान नकल है, यह सर्वथा अनुचित है। और ये कंटेंट अगर ध्यान रहे बहुत बढ़िया से, आपको गौर से सुने, तो पीटी और मेंस दोनों में आप उत्तर को सहजता से देख सकते हैं। चलिए फिर इसी प्रकार की उपयोगी सामग्री को लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद और ध्यान रहे कि आप लोग लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करें ताकि उपयोगी सामग्री आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।